गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? सब अच्छे हो ना? आपके अपनी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं 9वीं कक्षा लोक भारती का किताबें तो आपने बहुत पढ़ी है, देखी है, फिर भी हमको किताबें अच्छी नहीं लगती क्योंकि आपके हाथ में अभी कंप्यूटर आ गया है, मोबाइल आ गया है। तो इसी की किताब का जो दुख दर्द है, जो हम गुलजार जी हमें बता रहे हैं, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। जब नया कुछ आता है तो पुराने हम भूल जाते हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। तो इसी के लिए किताबें जो कविता है ये गुलजार जी ने लिखे है, बहुत अच्छी कविता है। और हम भी सोचेंगे कि किताबें अब तक हमें जो इल्म बांटते आ रही है, जो ज्ञान हमें दे रही है, और इन्हीं किताबों के ज़रिए से हम इतने आगे बढ़ी है। इंसान के पास तो दिमाग बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ा होने के बावजूद भी अगर वो किताबों में अगर संभाल के नहीं रखता तो हमें क्या पता चलता कि क्या क्या हुआ है। तो किताबें हमें आगे बढ़ने के लिए इन किताबों का बहुत बड़ा हाथ है। अभी मोबाइल कंप्यूटर तो अभी आया है, इसके पहले तो सारा कुछ ज्ञान था, वो सब कुछ किताबों में ही था। तो इन किताबों को हम कैसे भूलेंगे? तो इन किताबों का दुख क्या है, दर्द क्या है, ये हमें किताबें इस कविता में गुलजार जी बता रहे। अभी हम पहले गुलजार जी के बारे में जान लेंगे। उनका जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम जिला, पंजाब, स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ था। गुलजार जी का फुल जो नाम है, नया मतलब गुलजार जी उनका टोपन नाम है, तो उनका जो रियल नाम है वो है संपूर्ण सिंह कौलरा। और आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध गीतकार भी है। हमेशा हम देखते हैं ना कि गीतों के गीतकार जो लिखते हैं वो जो गीतकार, तो उसी तरह से इनकी प्रमुख कृतियाँ जो है चौरस रात लघु कथाएँ है, रावी पार कथा संग्रह है, रात चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात परमिशे की, और खराशे कविता कहानी का कोलाज है। कोलाज आप कैसे कहेंगे? अभी हम कोलाज तो हम इसमें करते हैं, ड्राइंग में करते हैं, तो यहाँ पे कोलाज कैसे होगा? कोलाज में जिस तरह से हम अलग अलग चित्र लेके, अलग अलग रंग लेके और इकट्ठा करते और एक पेज पे चिपकाते हैं ना, तो उसी तरह कविता कहानी का कोलाज उन्होंने खराशे नाम का एक बनाया है। उसमें कविता भी है, कहानी भी है, इसके लिए उसको कोलाज कहा गया है। अभी उनके बारे में हमने जान लिया, तो हम देखते हैं पद्य संबंधी। पद्य संबंधी मतलब क्या? कविता के बारे में। आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा। क्या कहते हैं कि आधुनिक संवेदना मतलब नई भावना है ना हमारे मन में, जो ये नई भावना जो है, नए इसमें उन्होंने हमें व्यक्त किया है। हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कविता को भी दुख, किताबों को भी दुख होता होगा जब हम पढ़ते नहीं है। कभी सोचा इस तरह से? हम अभी देखो, बहुत सारे बच्चे तो बोलते अभी किताबें लेने की ज़रूरत क्या, सब कुछ तो हम डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल में, तो किताबें की ज़रूरत क्या? ऐसा नहीं होता है। किताबें का इल्म, उसका एक अलग से कीमत होती है, अलग से मूल्य होता है, उसको भी हमें जान लेना चाहिए। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकों का पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि मतलब इंटरेस्ट हमारा कम हो चुका है, अरुचि मतलब इंटरेस्ट कम होना, पुस्तक और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। अभी कवि ने तो बताया है कि किताबों को दर्द है, लेकिन किताबों को दर्द नहीं, तो एक जो दर्द है वो है कवि को है। कवि को मतलब इंसान को है, हमें है, तुम्हें है, लेकिन हम इस दर्द से वाकिफ नहीं है, तो इस दर्द से कवि हमें वाकिफ करा रहे हैं इस कविता से। तो देखते हैं, चलते हैं कविता में कवि क्या कहते हैं गुलजार जी। तो देखते देखिए। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशे से, बड़ी हसरत से तकती है। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशे से, बड़ी हसरत से तकती है। तो मैंने अपना एक ब्लैक बोर्ड बनाया है, उसके बारे में हम समझते जाएंगे। उस ब्लैक बोर्ड के ज़रिए आपको जल्दी समझ में आएगा, इसके लिए मैंने बनाया है, वो भी देखते हैं, वो भी और दोनों ही देखते देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पे किताबें जो है, देखो यहाँ पे किताबें जो है वो अलमारी से कारण छींक रहे हैं। जो अलमारी में बड़े हसरत देख रहे कि भी किताबें जो बंद कहाँ पे हुई? अलमारी में बंद हुई है, और उससे लगता है कि कोई आएगा, मुझे खोलेगा और मुझे पढ़ेगा। ये उसकी उम्मीद है। किसकी उम्मीद है? किताबों की उम्मीद है। हाँ, हसरत से।
महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, लेकिन इंसान के हाथ में अभी, मानव के हाथ में अभी मोबाइल आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, तो महीनों महीनों तक उस किताब अलमारी को खोलता भी नहीं है। जो शामें उसकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर, लेकिन अभी ये जो दुख जो है वो किताबों को हो रहा है कि ये इंसान जो काम से आने के बावजूद झट से मेरे पास आता था, मुझे खोलता था, मुंह हाथ धोने के साथ तुरंत मेरे पास आता था, मुझे खोलकर देखता था, मुझे पढ़ता था, फिर उसके बाद वो चाय भी पीता था। लेकिन एक कंप्यूटर के आने से वो मिलता मतलब मुलाकातें मतलब मिलन, अभी वो मुझे मिलने तक नहीं आ रहा है और बहुत दिन महीने हो गए। और उसके अभी उसको याद आ रहा था कि एक इसको अभी पहले वो जो हर शाम मेरे साथ गुजारता था, सोबत मतलब संगत में काटता था, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उनके अभी जो इंसान है जो उसकी अभी आते हो कंप्यूटर देख लेता है कि उसको आसान लगता है वो किताबें खोलने से, तो कंप्यूटर के पर्दों पर अभी उसकी शामें जो है तो उसकी गुजर रही है कंप्यूटर के पर्दों पे। बड़ी बेचैन रहती है किताबें कंप्यूटर के गुजरने से, ये जो किताबें हैं वो बड़ी बेचैन रह रही। अब उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जैसे बीमार हो गई है। बीमार आदमी जो होता है ना उससे कुछ सूझ बूझ नहीं रहती ना, उसी तरह ही किताबों का हाल हो गया है। हालांकि वो कवि का हाल है, लेकिन वो कवि अपने किताबों के जरिए से अपना दुख जाहिर कर रहा है। अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी, जो कदरें मतलब उसके अंदर जो मूल्य होता, जो ज्ञान था वो सुनाता करती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, जिनकी कोशिका, हमारे शरीर में सेल रहते हैं, बहुत सारे सेल, इसकी बल पर हम जिंदा रहते हैं, तो किताबें के भी अंदर सेल है, क्योंकि कवि ने उसको जिंदा कर दिया है किताबों की, और वो किताबों के सेल कभी मरते नहीं थे। वे कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। जो रिश्ते सुनाती थी मतलब किताबों के जरिए से बहुत सारे रिश्ते हो जाते थे, किताबें और उनका बहुत गहरा संबंध था। वो हर वक्त जैसे आपका काम ख़त्म हुआ तो वो हर वक्त किताबें में चला आता था, किताबें पढ़ता था, किताबें के साथ बातें करता था, और उसकी सारी थकान किताबें दूर कर देती थी, और उसको साथ ही में उसके बहुत सारा ज्ञान किताबें देती थी। लेकिन अब वो ऐसा नहीं हो रहा है। चलो हम इसके ज़रिए भी ज़रा समझ के लेते हैं, दोनों समझ आएंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो अभी क्या कहते हैं देखो, बंद अलमारी से झाँकते हैं, लेकिन उसके वो हसरत से देखती है कि कोई मुझे खोलेगा, लेकिन अलमारी खुलती नहीं, और ऐसे महीने बीत जाते हैं जो अक्सर वो शाम उसकी जो अक्सर थी उसके साथ बिता करती थी। फिर कंप्यूटर के पर्दे पे अभी इसकी जो शाम है, जो इंसान की शाम जो है कंप्यूटर पे पर्दे पे चली जाती है, तो किताबें जो है बेचैन हो जाती है। फिर उनके अंदर जो सेल है, कदरें है, जो अभी मरती नहीं है, उसके साथ जो रिश्ता है वो हमारा हमेशा रहता था, लेकिन वो अभी कम हो गए हैं। तो उसका आगे का स्टांजा हम देखते हैं। देखिए, वे सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सिपा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। सिसकी मतलब क्या, रोने के बाद हम रोते हैं ना, रोने के बाद, बहुत रोने के बाद हम जब सच रोते हैं तो उसको कहते हैं सिसकी। कई लफ्ज़ों में मानी गिर पड़ती है। वे सारे उधड़े उधड़े, उधड़े उधड़े मतलब बिखरा बिखरे, मतलब हम किताबों को देख नहीं रहे, इधर उधर किताबें पढ़ी हुई उनको कोई अच्छे से रख नहीं रहा है, खोल नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है, तो वो उधड़े उधड़े हो गई है, बिखर गई है। कोई सपा मतलब उसका पन्ना जो है, कोई सपा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। अभी इतना वो ये हो गए है, दुख हुआ है, वो रोने लग रहा है, और कोई हम पन्ना पलटते जाए, सपा पलटते तो उसके अंदर से सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़ी है। मानी मतलब अर्थ, मतलब कई लफ्ज़ों के अर्थ है जो है गिर पड़े हैं। बिना पट्टों के सूखे ढूंढ लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगती। बिना सूखे टुंड लगते, टुंड मतलब जिस पे ऊपर देखो कोई पेड़ होता है, पत्ता नहीं होता है ना, ऐसा पेड़ जो होता है ना उसको कहते हैं सूखे ढूंढ। तो उस तरह से अगर वो सपा पलटने के बाद सिसकी निकलती है और रोते हैं, क्योंकि अभी उसकी उस शब्दों की जो मानी किसी को नहीं है, किसी को उसका मूल्य नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो जो है वो सारे अल्फाज जो है सूखे ढूंढ जैसे लगते हैं। देखिए यहाँ पर जो किताबें हैं इधर उधर बिखरे हुए, वो सारे उधड़े उधड़े है, मतलब बिखरे हुए। अभी देखो
कोई सपा अगर पलटता है तो एक सिसकी निकलती है और रो रही है, आप देख रहे हैं ना इस पिक्चर में, और उसके लफ्जों की मानी गिर पड़ी है, तो उसका मूल्य को अभी नहीं है। और वो सारे जो है बिना पत्तों के टुन सूखे टुन लगते हैं वो सब अल्फाज, क्या कहते हैं, बिना देखो इस पेड़ पे कोई पत्ता है क्या, नहीं दिख रहा है ना आपको, तो इस तरह से ऐसे वो शब्द लगते, ये कवि की कल्पना है। तो वो कहते हैं कि बिना पत्तों के टुन सूखे टुन लगते हैं वो अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगती, मतलब उसको कोई मतलब ही नहीं रहा है। आगे देखते हैं हम अभी आगे का। जुबा पर जो जायका आता था जो सपा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। जब हम किताब खोलते हैं एक बार अगर पढ़ने लग जाए तो बीच बीच में हम हमारी उंगली जो है मुंह में डालते हैं, उसको ज़रा गीला करते हैं, फिर वो सपा उसका पलटते हैं, तो उसके कारण कवि कहता है कि उसके एक स्वाद हो जाता है, एक टेस्ट आ जाती है। लेकिन आप क्या है, जब हम कंप्यूटर करते हैं तो एक क्लिक करने से झपकी गुजरती है, मतलब हम पलके भी नहीं झपकते, तब तक हमारे सामने कंप्यूटर सब कुछ लाके रख देता है। बहुत कुछ तहे बतहे खुलता चला जाता है पर्दों पर, और बहुत कुछ है जो खुलता जाता है पर्दों पर। किताबों से जो जाती राब्ता था वो कट गया है, और इसी तरह से हम कंप्यूटर के दोस्त बन गए, कंप्यूटर हमारा दोस्त बन गया है, तो हमारा जो रिश्ता है किताबों के साथ वो कट गया है, उसका राब्ता मतलब संपर्क जो है, कांटेक्ट कट हो गया है। इसके बाद देखते हैं, कभी कभी सीने पर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जब्बी से। देखो यहाँ पे रिहल मतलब रिहल मालूम है आपको, जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसकी इस ऐसे एक लकड़े का दो फली से बीच वो रिहल होता है, जो हम वहाँ पे यहाँ पे किताब रख के पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से रिहल जो है, तो ठावनी भी कहते हैं उसे, तो वो कहते हैं। और जब भी मतलब माथा, हाँ, और नीम से आधा माथा टेकना। अभी देखो, कभी सीने पर रख के लेटे जाते थे, मतलब कभी कभी क्या होते थे, हम लेटे हुए हैं, किताब पढ़ रहे, नींद आ रही है, तो वो सीने पे रखते लेटे थे। कभी गोदी में लेते थे, अगर बैठ गए तो गोदी में किताब करते पढ़ते थे। कभी घुटनों को रिहल की सूरत बना लेते, कभी कभी अपने घुटनों को रिहल जैसा मोड़ लेते थे और उस पर किताब रख कर पढ़ते थे। कभी नीम सजदे में पढ़ा करते थे, कभी कभी आधा माथा टेकना, छूते भी जब भी से, कभी कभी नीम सजदे में मतलब कॉरिडोर में पढ़े हैं, और अगर हमें अच्छा लगा, जैसे कि हम अपने किताबों को अपने माथे से लगा लेते, जैसे उसको हम नमस्कार कर रहे हैं या फिर प्रणाम कर रहे हैं, जब इस तरह से हम करते थे। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, किताबों के अंदर जो इल्म है, जो ज्ञान है, वो अब भी मिलेगा, किससे, कंप्यूटर से मिलेगा। लेकिन वो भी क्या करते देखो, मगर वो जो किताबें में मिला करते थे वो सूखे फूल, भी बहुत लोगों की आदत थी कि उस किताबें में अगर फूल अच्छे से दिखा तो किताब में रख देते थे, तो फिर बहुत दिनों के बाद वो किताब में ही वो फूल सूख जाता था, फिर उस सूखे फूल बहुत अच्छे लगते थे सूखने के बावजूद भी, और महके हुए रुके। और किताबों पे फूलों के साथ साथ अगर किसी को अपने मन की बात कहनी है, अपने मन के प्यार जो है कहना है, तो छोटा सा पत्र लिखकर वो किताब में रख देते थे और किताब एक्सचेंज करते थे, तो वो एक दूसरे की मन की भावना जो किताबों के अंदर से इधर उधर चली जाती थी। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। तो वो कवि कहते हैं कि किताबों के बहाने जो दिल जुड़ जाते थे, जो प्यार हो जाता था, वो अब नहीं होगा। अभी इसके अंदर से सही देखो, यहाँ पे पढ़ते हम, ओके। जुबा देखो, जुबा पर जायका, देखिए जुबा पर जायका आता था तो सपा पलटने का, सपा जब पलटते थे हम यहाँ से जुबा जायका, लेकिन वो जुबा में मतलब हमारे ज़बान पे, हमारे टंग के ऊपर जो टेस्ट आता था, वो अब उंगली क्लिक करने से, बस अभी क्लिक करने से कंप्यूटर में सब कुछ खुल जाता है। तहबतु बहुत कुछ तहबत खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है, जो संपर्क था, जो रिश्ता था, वो हमारा भी कट चुका है। आगे देखिए, कभी सीने पे रख कर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को रिहल की सूरत
बना लेते थे। निम्न सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जब्बी से, मतलब निम्न सजदे में अगर आधा माथा टेके हुए पढ़ते थे तो लास्ट में हम उसके अपने माथे से चूम लिया करते थे। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। तो ये तो जो इल्म जो है जो आज भी मिलेगा, लेकिन उसके बाद में क्या कहते हैं कोई मालूम है? मगर वो किताबें में मिला करते थे फूल और महके हुए रुखे। किताबें में मिलते हुए सूखे हुए जो फूल और रुके मतलब पत्र, चिट्ठियाँ, रिश्ते, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बन जाते थे। उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। कवि ने अपना दर्द जो है इस पोएम के जरिए से हमें बताया है। तो प्यारे बच्चों, तो आपको समझा होगा। तो हमें अभी जाते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर। ठीक है, तो आपने अपनी कोर्स बुक खोलिए, पेज नंबर 33। हम कम से कम एक तो भी स्टांजा हम आज कर लेंगे। ओके, तो पहले हम पढ़ चुके हैं ना। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़े हसरत से तकती है, अब महीनों मुलाकात नहीं होती। जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, अब उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वे कदरें अब नज़र नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी, यहाँ तक हमारा हुआ है। ये पहला स्टांजा देखते हैं। तो उसके प्रश्नोत्तर भी देखते हैं। आकृति पूर्ण कीजिए। 15वें मानवीकरण किया गया है, वे कौन? किताबें। ऐसा ही लिखना है, क्योंकि आकृति पूर्ण कीजिए आपको जैसे कि वैसे लिखना। देखने के अर्थ में प्रयुक्त शब्द तकती, यहाँ पे देख हसरत से तकती है। कवि ने अनुसार किताबों की बदली हुई दो आदतें, बेचैन रहना और नींद में चलना। देखो बड़ी बेचैन रहती है और नींद में चलने की आदत। ऊपर है देखिए, है ना, बेचैन रहती है ऊपर। आगे देखिए, कवि के संध्या काल में बीतने के साधन, पहले पुस्तक थे, अब कंप्यूटर का पर्दा। आगे देखिए, वाक्य पूर्ण कीजिए। किताबों की अब बनी आदत नींद में चलने की। किताबें ऐसी कदर सुनाती जिनके सेल कभी नहीं मरते थे। ठीक है, तो ये आप अगर देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये आपको करना है। आगे देखिए कौन सा, हाँ, पद्यांश में हर अदद दो ऐसे शब्द बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। हसरत से, तो ऐसे करने का है कि हसरत शब्द हमें ढूंढना है। हाँ, हसरत शब्द कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे हसरत है ना, तो उसको गोल करना है और किस सेंटेंस में उसको बड़ी हसरत से तकती है। तो यहाँ पे कौन किताबें किस तरह से तकती है? हसरत से। तो आपका आंसर वो आना चाहिए। इस तरह से हमें वो क्वेश्चन बनाना है। देखो यहाँ पे है किताबें किस तरह से तकती है। आगे शब्द है कदरें। कदरें कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए मैंने गोल किया है, मिला। वो कदरें अब नज़र नहीं आती घर में। अब घर में कौन नज़र नहीं आता है? कदरें। इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन में लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना मत भूलना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। पद्यांश में प्रयुक्त उर्दू भाषा के 4 शब्द, हसरत, सोबत, कदरें और मुलाकातें। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। स्त्रीलिंग, अलमारी भी स्त्रीलिंग, किताबें भी स्त्रीलिंग, घर पुल्लिंग, रिश्ते पुल्लिंग। अभी यहाँ पे देखिए, उपयुक्त पद्यांश की 4 पंक्तियाँ थे। मैंने क्या किया कि पद्यांश का सरल अर्थ अपने अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखे। तो ये जो है इसका पूरा अर्थ जो मैंने भी बताया, आप वैसा भी लिख सकते हैं और मैंने वो लिख के भी दिया है, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। तो अभी जो है पद्यांश क्रमांक 2, वहाँ यहाँ से यहाँ तक पहले हम पढ़ लेते। वह सारे उधरे है, कोई से पलटते तो इसकी सिक्की निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे ढूंढ लगते हो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगती। जुबा पर तो जो जायका आता था, जो सपा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तहबतः खुलता चला जाता है पर्दों पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। यही किताब में भी है, हम यहाँ से पढ़ेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, आकृति पूर्ण कीजिए। कवि की सिसकी निकलने के 2 कारण, एक तो लफ्जों की मानी गिरने और अल्फाज सूखे ढूंढ लगने।
किताब पुस्तक के पृष्ठ पलटने में अंतर, जीप पर जाकर आता था, अभी क्या उंगली से क्लिक करते कंप्यूटर पे ऊपर। शब्दों की तुलना सूखे टुंड से हुए, कवि का घनिष्ठ रिश्ता था जिनसे वो पुस्तकें थी, जबकि गुजरना यानी कि पलक झपकना। अभी देखो, पद्यांश में आधारित दो ऐसे प्रश्न बनाए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पर्दों पर और जाति, यहाँ पे हम पर्दों पे और जाति पे दो शब्द ढूंढेंगे, उसको राउंड करेंगे। देखो, बहुत कुछ तहबते खुलता चला जाता है पर्दों पर। अभी तहबते क्या खुलता जाता है, कहाँ खुला जाता है, पर्दों पे। आगे देखिए जाति ना, तो यहाँ पे किताबों से जो जाति राब्ता था कट जाता है। किताबों से, कवि का किताबों से कैसे रिश्ता था, जाति रिश्ता था, तो ये बराबर यहाँ पे हो गया। अभी जो है आगे क्वेश्चन जो है वो है शब्द संपदा मतलब व्याकरण कृति। ये 2 माह के लिए आती है, 2 मास के लिए व्याकरण कृति, 2 मास के लिए व्याकरण कृति। देखो, प्रयुक्त उर्दू शब्द मानी, तहबते, जाति और राब्ता। ये कवि गुलजार जी है, पाकिस्तान के थे, तो मतलब उनका जो गांव था पहले पाकिस्तान में था, तो उनकी बहुत सारी उर्दू है शब्द उनके काव्य में, मानी, तहबते, जाति, राब्ता। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ वाले उर्दू शब्द पद्यांश में ढूंढकर लिखिए। पन्ना, सपा शब्द अल्फाज, जीभ, जुबा, स्वाद, जायका, मतलब ये सारे 8 के 8 शब्द है, उर्दू शब्द है। और आगे का जो है वो इस तरह से है कि आपको कविता का अंतिम 5 पंक्तियों का अर्थ लिखना है। तो लेकिन यहाँ पे भी हम कैसे करेंगे, तो पद्यांश का सरल अर्थ अपने शब्दों में लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे कट करना है और पूरा प्रश्न, तो यहाँ पे सब कुछ है, थोड़ा शॉर्ट बारीकाई से लिखा है, लेकिन आपको मैं फ़ोटो भेज दूँगी। और वो आपको अगर यहाँ पे जगह नहीं मिलती है तो वहाँ पे आपको पेज चिपकाना है यहाँ पे, ठीक है। पहले मैंने आपको ये बताया है। तो अच्छा बच्चा, आज का हम इतना ही देखेंगे और कल हम आगे देखेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छी तरह से पढ़ाई करते होंगे और आपकी वर्कबुक पूरी तरह से भर के रखी होगी। अगर नहीं है तो भरो, जब भी स्कूल छूटेगी, जब भी आपको बुलाया जाएगा तो आपकी पहले मैं वर्कबुक भी चेक करूँगी, ठीक है। हैव अ गुड डे।